सदियों पुराने सबूत यही इशारा करते हैं कि इंसान जब से पृथ्वी पर आया है तभी से धर्म में उसकी आस्था है। लेकिन क्या ईश्वर की पूजा हमारे ब्रह्मांड की दूसरी दुनियाओं में होती है? इसका जवाब शायद हमें यहाँ पृथ्वी पर ही मिल जाए। वो जीव जो अपनों की मौत पर मातम करते हैं और वो रोबोट जिन्होंने आध्यात्मिकता को महसूस करना सीख लिया है, या उस इक्वेशन में जो इतनी पावरफुल है कि एक दिन शायद ईश्वर की बात ही खत्म। क्या ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही वो जगह है जहां धर्म है, या ईश्वर की बात एक एलियन कंसेप्ट है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू विज्ञान शो। हजारों सालों से इंसान आसमान को देखकर ईश्वर को देखने की बात सोचता था, लेकिन अब हम ये भी सोचने लगे हैं कि वहां पर और कौन कौन से जीव हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें लाइट के जो पॉइंट दिखते हैं उनमें से किसी में एक और एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो। जब एलियन अपने आसमान को देखते हैं तब वो क्या सोचते हैं? शायद वो भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली की पूजा करते हो हमारी तरह। क्या ईश्वर का कॉन्सेप्ट सचमुच यूनिवर्सल है? बचपन में मुझे बताया गया था कि बाइबल से मुझे हर उस सवाल के जवाब मिल जाएंगे जो मुझे परेशान करते हैं, जैसे कि मैं यहां क्यों हूं। मैं अक्सर यही सोचता था कि क्या मैं अकेला ही इन चीजों को देख रहा हूं? अगर ब्रह्मांड में कहीं पर एलियन हुए तो क्या वो भी इन सवालों के जवाब के लिए ईश्वर से ही दुआ करते होंगे? क्या सभी जीव इसी सवाल के साथ पैदा होते हैं? डेब केलमैन बॉस्टन यूनिवर्सिटी की चाइल्ड कॉग्निशन लैब में एक मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। हर माँ बाप यही कहेगा कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे उनसे तरह तरह के क्यों वाले सवाल पूछते हैं। हमारे कान क्यों हैं? सुअर कीचड़ में क्यों लौटता है? सबकी जुबान पर होता है क्यों 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 क्यों। ये बताइए, नंबर कभी खत्म क्यों नहीं होते? कुछ सवाल तो सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए पूछे जाते हैं, मगर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब बच्चे सचमुच जानना चाहते हैं। हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि बच्चे उन बातों के बारे में खुद क्या सोचते हैं और वो किस तरह के एक्सप्लेनेशन से खुश हो जाते हैं। बाइबल के साथ साथ सारे धर्मों के लेख यही कहते हैं कि एक डिवाइन माइंड ने हमारे आसपास ये सारी चीजें एक खास मकसद से बनाई है। डेब की स्टडी के अनुसार क्या हमारा दिमाग सचमुच उनके बारे में उसी तरह से सोचता है? हे गैब्रियल, तैयार हो? बढ़िया। उस देश में हर जगह पर ऐसे नुकीले पत्थर थे, ऐसे पत्थर जिनका ऊपरी हिस्सा नुकीला था। तुम्हें मालूम है कि वो पत्थर नुकीले क्यों थे? एक इंसान को लगा कि शायद वो एक दूसरे के ऊपर काफी लंबे समय तक पड़े रहे थे। दूसरे को लगा कि वो नुकीले इसलिए हैं कि वहाँ रहने वाले जीव जरूरत पड़ने पर अपना शरीर खुजा सके। खुजाने वाली बात ज्यादा सही है। अच्छा, वो खुजाने के लिए थे। ओके। गैब्रियल को लगा कि वो पत्थर नुकीले इसलिए थे कि जीव अपने शरीर के उन अंगों को खुजा सके जहां वो ऐसे नहीं खुजा सकते थे। डेब ने इस तरह के सवाल हर उम्र के बच्चों से पूछे और उनमें से ज्यादातर का जवाब ऐसा ही पर्पस बेस्ड था। एक जगह पर कुछ तालाब थे जिनका पानी बहता नहीं था। एक इंसान को लगा कि इसकी वजह ये है कि वहाँ रहने वाले जीव उसमें नहा सके और उन्हें पानी में बहने का खतरा नहीं हो। दूसरे को लगा ऐसा इसलिए है कि उसमें बहता हुआ पानी आ ही नहीं रहा था। कौन सही था? जीवों के नहाने वाली बात, ताकि वो बहे नहीं। ठीक है, हमने अभी तक यही देखा है कि 4 साल से लेकर 7 या 8 साल तक के बच्चे इस तरह की कुदरती घटनाओं के बारे में पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन ही देते हैं। उनके अंदर ठीक वही बात नजर आती है जो दुनिया भर के धर्मों में भी दिखाई देती है। वो ये कि एक खास मकसद है। हर चीज किसी न किसी खास मकसद से है, किसी इंटेंशनल एजेंट मकसद। हमें कभी बताया गया था कि कुदरत काम कैसे करती है। हम जानते हैं कि पत्थर इसलिए नुकीले नहीं होते कि जीव उनके ऊपर अपना शरीर खुजा सके। वो तो जियोलॉजिकल साइकिल की वजह से नुकीले बन जाते हैं। इससे हमारा पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन तो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन क्या हमारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उसके बारे में सोचता है?
पता लगाने के लिए डेव ने नुकीले पत्थरों वाला वही टेस्ट बड़ों पर भी किया। कुछ मामलों में हमने ऐसे लोगों को भी बुलाया था जो काफी साइंटिफिकली एजुकेटेड वयस्क थे। उन्हें ऐसी कुदरती घटनाओं से जुड़े पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन से सख्त चिढ़ भी थी और हमने उनसे कहा कि वो पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज को बहुत तेजी से देखें और अपने गट रिएक्शंस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। डेव ने देखा कि बात जब टाइम की आई तब ज्यादातर वयस्कों ने पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन को ही चुना। इंसान जब किसी खास मकसद के बारे में सोचता है और इंटेंशनली डिजाइन या इंटेंशनली हुई चीजों के बारे में सोचता है तब वो उसे बहुत आसानी से समझ लेता है। और हम इन धर्मों के अप्रोच में जो भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो काफी हद तक इंसान की बुद्धि के कोर एस्पेक्ट को दिखाते हैं। बहुत से वयस्क जानबूझकर क्रिएशनिस्ट एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते, मगर हमारे दिल में ये बात तो रहती ही है कि हर चीज एक खास मकसद से ही बनाई गई है। अगर इंटेलिजेंट एलियन होंगे तो क्या उनके इंस्टिंक्ट भी हमारे जैसे ही होंगे? क्या वो भी हर जगह दैवीय शक्तियों को अपना काम करते देख रहे होंगे? अगर उनके पास भी इंसानों जैसा एक एवोल्यूशनरी पाथवे होगा और उनके पास भी हमारे जैसा ही एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो भी जरूर पर्पस बेस्ड एक्सप्लेनेशन देते होंगे और शायद रिलीजियस एक्सप्लेनेशन भी देते होंगे। क्या एलियन भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं? हमें ऐसा इसलिए भी सही लगता है कि पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीवों में इंसानों जैसी भावनाएं दिखाई देती हैं। जोशुआ प्लॉटनिक उत्तरी थाईलैंड में एक कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। वो इस दूर दराज के जंगल में एक नॉन ह्यूमन जीव के दिमाग का अंदाजा लगाने आए हैं। यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है जहाँ रहने वाले 26 हाथियों पर हम रिसर्च करके उनकी बुद्धि का अंदाजा लगा रहे हैं। जोशुआ का रिसर्च ग्रुप थिंक एलिफेंट्स इंटरनेशनल हाथियों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत सी नई बातें पता लगा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि जीवों की सल्तनत में इनसे ज्यादा समझदार जीव और कोई नहीं है। हम हाथियों की बुद्धि के बारे में जितना जानते हैं हमें व्यवहार और बुद्धि के विकास के बारे में उतनी ही ज्यादा जानकारी मिलती जाती है। जोशुआ ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या हमारी और हाथियों की बुद्धि के बीच कुछ समानता भी है। बस इनकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा उस काम में है जो हम इंसान रोजाना करते हैं, अपने आप को आईने में देखने का काम। इंसान इस काम पर खास ध्यान नहीं देता है ना। हम सुबह जागते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि खुद को आईने में पहचानने की एबिलिटी शायद एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव कैपेसिटी है जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। क्या सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ इंसानों के पास ही होती है या फिर हाथियों के अंदर भी ये सोफिस्टिकेटेड एबिलिटी होती है? इसका पता लगाने के लिए जोशुआ ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जिसके लिए एक बड़े से आईने की जरूरत पड़ी। ये है सोमजय, यहीं रहने वाला एक हाथी। ये 20 साल का है और ये आज पहली बार खुद को एक आईने में देखने जा रहा है। जब कोई जीव पहली बार आईने के सामने आता है तो उसे आमतौर पर यही लगता है कि सामने उसके जैसा ही एक और जीव खड़ा है। फिर वो आईने को छूने की कोशिश भी कर सकता है। वो उसके पीछे जाकर देखता है, उसे ऊपर और नीचे से देखता है। दुनिया के बहुत से जीव तो अपनों को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर देते हैं, मगर कुछ को लगता है कि सामने उसका ही कोई भाई बंधु खड़ा है और उसे घूर रहा है। मगर समझाई ने जो किया वो वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उस हाथी ने भी आईने के सामने वही करना शुरू किया जो आमतौर पर हम इंसान करते हैं। वो अपना पैर उठाकर देखते हैं, अपने मुंह के अंदर देखते हैं, अपनी सूंड मुंह के अंदर डालकर देखते हैं और आईने का इस्तेमाल अपना जायजा लेने के लिए करते हैं। जोशुआ ने जिन हाथियों पर यह टेस्ट किया था उनमें से कुछ का व्यवहार तो समझाई जैसा ही था। वो भी आईने में खुद का जायजा ले रहे थे और अपने शरीर के अंगों को देख रहे थे, एक ऐसा काम जो ऐसे नहीं कर सकते। उनकी इस हरकत से साफ पता लगता है कि वो भी सेल्फ अवेयर होते हैं। वो खुद को दूसरे हाथियों से अलग समझते हैं। जोशुआ के मुताबिक ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे थियरी ऑफ माइंड कहते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने की बात को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। वो मानते हैं कि ये हमारे आध्यात्मिक बर्ताव का बेसिक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ईश्वर के दिमाग को समझने के लिए थ्योरी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है।
क्या हाथियों के पास भी वो मेंटल टूल है जिससे आध्यात्मिकता को समझा जा सकता है? जोशुआ ने इसका पता लगाने का भी एक तरीका ढूंढ लिया है। इस टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या हाथी दूसरे हाथियों के दिमाग को समझ सकते हैं। इस हरी टेबल पर हाथियों की पसंद के स्नैक्स के 2 बोल रखे हैं। एक रस्सी उस टेबल के बीच से होकर गुजर रही है। उससे एक तरह का पुली सिस्टम बनाया गया है। अगर उसके एक छोर को पकड़कर एक हाथी खींचता है तो पूरी रस्सी बाहर आ जाएगी और टेबल हिलेगी भी नहीं। हाथी को ये सीखना पड़ेगा कि रस्सी खींचने के पहले उसे अपने साथी का इंतजार करना है। जब साथी भी आ गया तब दोनों ने साथ मिलकर रस्सी खींची और दोनों को वो खाने की चीज मिल गई। दोनों हाथियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसका साथी वहां नहीं है और वो भी उसके साथ रस्सी नहीं खींच रहा तो टेबल बाहर नहीं आएगी। जोशुआ के इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि हाथी भी दूसरे हाथी के मन की बात को समझते हैं। इनके पास भी कम से कम धर्म का बेसिक मेंटल इक्विपमेंट तो होता है। ये एक ऐसा व्यवहार है जो जंगली जीवों में भी देखा गया है। हाथियों के व्यवहार के कुछ किस्सों में देखा गया है कि वो उस जगह पर लौटते हैं जहां उनके किसी अपने की मौत हुई हो और वो उसकी मौत का मातम भी मनाते हैं। इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है, मगर चूंकि वो बड़े ही सोशल जीव होते हैं इसलिए मुझे तो लगता है कि वो मौत की बात को समझते हैं। हाथी ऐसे इकलौते जीव नहीं हैं जो अपनों की मौत पर मातम मनाते हैं। ये बॉटल नोज डॉल्फिन भी अपने नवजात बच्चे की लाश लेकर घूम रही है। ये उसकी लाश अपनी पीठ पर लादे कई दिन तक घूमती रही। ऐसा लगता है कि हाथी और डॉल्फिन इन जटिल भावनाओं को समझते हैं और वो शायद आध्यात्मिक भी होते हैं। अगर दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं तो शायद उनकी बायोलॉजी भी कुछ इसी तरह की होगी। समझदार प्रजाति के जीव तो ईश्वर की बात समझते हैं, लेकिन इंसान और एलियनों के एडवांस्ड सिविलाइजेशन को जीने के लिए क्या सचमुच ईश्वर की जरूरत है? हमारी प्रजाति कुछ ज्यादा ही धार्मिक होती है। हम में से 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी धर्म में आस्था रखते हैं। मगर ईश्वर इतने यूनिवर्सल क्यों हैं? धर्म में आस्था रखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्टों ने इसकी एक दूसरी वजह बताई है। उनका कहना है कि पृथ्वी हो या ब्रह्मांड की कोई और जगह, उस रूहानी ताकत के बिना सिविलाइजेशन बच ही नहीं सकती। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट केविन राउंडिंग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैसे समझदार जीव आखिर धर्म के ऐसे दीवाने क्यों हैं। धर्म का जन्म कैसे हुआ, इससे जुड़ी कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम इसके जरिए उन रैंडम और अचानक होने वाली घटनाओं का मतलब समझ पाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखियों का फटना, भूकंप या इस तरह की दूसरी घटनाएं। हमने इन घटनाओं को समझने के लिए ही धर्म बनाया है, मगर विकास के लिहाज से देखें तो ये बात बड़ी ही महंगी साबित होती है। अगर हम धार्मिक पूजा पाठ और दूसरी धार्मिक अनुष्ठानों पर इतना वक्त लगाते हैं तो उतनी देर तक हम शिकार नहीं कर सकते या खाने पीने की चीजें नहीं जमा कर सकते। इस लिहाज से धर्म विकास का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। केविन मानते हैं कि धर्म के पीछे कोई ना कोई और वजह जरूर रही होगी और इसके बारे में उन्हें एक आइडिया उस वक्त सूझा जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो एक चीज बर्गर खा रहे हैं, उन्हें देखकर मेरा भी मन वही खाने का कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी रोज एक चीज बर्गर खा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सैलेड का ही ऑर्डर देता हूँ क्योंकि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाना चाहता हूँ। केविन का कहना है कि इस तरह के कुछ कंट्रोल तो एक लिमिटेड सोर्स से पैदा हो सकते हैं। हम उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही ज्यादा खत्म होता है। ऐसे में अगर सैलेड खाने के बाद केविन किसी आइसक्रीम की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो वो शायद खुद को रोक ना पाए। इसी तरह से अगर किसी सिविलाइजेशन में लोगों में विल पावर ना हो तो वो बच नहीं सकती। हम अपने सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? केविन मानते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है ईश्वर। उन्होंने अपनी साइकोलॉजी लैब में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जहां लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने आप पर कितना कंट्रोल रख सकते हैं। मगर ऐसा करने के पहले केविन उनसे एक छोटा वार्म अप टेस्ट करवाते हैं।
आपको 5 शब्दों वाले सेंटेंस मिलेंगे। आपको 5वें शब्द को छोड़कर बाकी के शब्दों को इस तरह से लगाना है कि उनसे एक सही सेंटेंस बन सके। केविन ने इस शब्द पहेली के लिए लोगों की 2 टीमें बना दी हैं। आधे लोगों को कुछ न्यूट्रल वर्ड से एक सही सेंटेंस बनाना है, जैसे कि उन्होंने एक ट्रेन देखी, मगर आधे लोगों को ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसके अंदर छिपे हुए रिलीजियस रिमाइंडर हों। उनमें ईश्वर, रूह और बाइबल जैसे शब्द भी हैं। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, वो रेगिस्तान रूहानी है। इससे लोगों को धर्म की याद आती है, मगर बड़े ही सटल तरीके से। उनके दिमाग में बस ये बात घूमती रहती है। जब इन लोगों का वार्म अप टेस्ट खत्म हो गया, तब केविन ने उन्हें वो टेस्ट दिया जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। इन्हें अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाने के लिए एक बड़ा ही डिस्गस्टिंग कॉकटेल पीना है, ऑरेंज जूस के साथ मिला विनेगर। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ज्यादातर पार्टिसिपेंट उसे पीने के बाद उल्टी करने लगे थे। उनका गला जलने लगा था। उसका स्वाद बड़ा ही खराब था। केविन ये देखना चाहते हैं कि जिन पार्टिसिपेंट के दिमाग में धर्म है, क्या वो ये मुश्किल काम करते वक्त उनके मुकाबले ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखा सकते हैं जिनके दिमाग में धर्म की बात नहीं है। क्या ईश्वर के नाम पर कड़वी दवा भी पी जा सकती है? हमने देखा कि जो बातें ईश्वर से जुड़ी हैं, उनका उनके व्यवहार पर बड़ा गहरा असर हुआ है। जिनके दिमाग में वो रिलीजियस रिमाइंडर थे, उन्होंने उस अनोखी ड्रिंक की 2-2 खुराक बेझिझक पी ली। केविन ने ये स्टडी सैकड़ों लोगों पर की और देखा कि जिनके दिमाग में ईश्वर की बात थी, वो बिना किसी परेशानी के उसे बार बार पिए जा रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने हार मान ली थी। सेल्फ कंट्रोल किसी भी सोसाइटी के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह से ही हम अजनबियों से दोस्ती करते हैं, दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं और मॉरली बिहेव करते हैं। ईश्वर की बात से हमें विल पावर मिलती है और हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी आसानी से रह लेते हैं। अगर हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल ना हो तो हम दूसरों से बात बेबात पर भिड़ जाएंगे और हमारा व्यवहार भी एंटी सोशल होगा। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इंसान को धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फायदे उठाए और आगे बढ़े। अगर दूसरे जीवों को, जैसे कि किसी और दुनिया के जीवों को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जो हमने अपनी कल्चरल हिस्ट्री में किया था, तो शायद उन्हें भी अपने प्रो सोशल बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए धर्म की जरूरत पड़ी होगी। कई लाख साल के विकास के बाद हम एक हंटर गैदरर सोसाइटी से एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तक पहुंच पाए हैं। अगर हमें एलियन मिलते हैं तो हो सकता है कि वो शायद हमसे पहले से ही हो। वो शायद हमसे और हमारी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत से कहीं आगे निकल चुके हों। लेकिन क्या एडवांस्ड एलियनों को भी ईश्वर की जरूरत है? हमारी पृथ्वी पर किसी जमाने में जो जीव रहते थे वो अब नहीं बचे। अमेरिकन मैस्टोडॉन, वूली मैमथ या सेबर टूथ कैट जैसे जीव बदलते हालात और ज्यादा शिकार की वजह से वो शानदार जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। हमारे पास सिर्फ उनके फॉसिल बच गए हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि धर्म को भी ऐसे ही एवोल्यूशनरी लड़ाई का सामना करना पड़ा है। अगर एलियन हमारे एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से भी कहीं आगे होंगे तो उनके धर्म का क्या हुआ होगा? क्या उनके ईश्वर भी खत्म हो गए होंगे? डैनी एब्रम्स नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक अप्लाइड मैथमेटिशियन है। इनका काम है दुनिया की किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्शन करना। ये देखिए, ये 20 मेट्रोनॉम्स का एक सेटअप है। ये सभी एक बोर्ड पर रखे हैं जो दोनों तरफ थोड़ा हिल सकता है। जब मैं इन मेट्रोनॉम को चलाता हूँ तो आप भी देखेंगे कि ये पहले तो इंडिपेंडेंटली चलते हैं और इनकी आवाज भी बेसुरी होती है। इन मेट्रोनोम्स के बीच शुरुआत में कोई तालमेल नहीं था, लेकिन बोर्ड के नीचे लगे पहिए जब हिलने लगे तब ये सभी आपस में जुड़ गए और एक ही आवाज से दूसरों पर भी असर होने लगा। एक मैथमेटिकल टूल नॉन लीनियर इक्वेशनों की मदद से डैनी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड के हिलने के कुछ सेकंड बाद ही इन मेट्रोनोम्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये देखिए, ये सब एक साथ एक तालमेल में चल रहे हैं। इन 20 मेट्रोनॉम्स के बीच गजब का सिंक्रोनाइजेशन है। बोर्ड के नीचे लगे पहिए इन मेट्रोनॉम का रिदम बदल देते हैं। जब एक सिंक में आता है तब बाकी भी उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। ये वापस नहीं जा सकते। साइंटिस्ट्स इसे टिपिंग पॉइंट से नो रिटर्न का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं।
आप इस ग्राफ पर उस टिपिंग पॉइंट को देख सकते हैं। ये वो छोर है जिसके पार जाने के बाद आप 100% तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके नीचे रहने पर आप 0% पर ही रहेंगे। इसमें डैश वाली लाइन बता रही है कि मेट्रोनोम्स में कहां से सिंक आना शुरू हुआ था। आखिर में ज्यादातर एक लाइन में आ गए और तब पूरा ग्रुप ही 100% सिंक्रोनाइज्ड हो गया। इंसानों की सोसाइटी में भी हमारा व्यवहार उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है। डैनी के मैथमेटिकल मॉडल्स वक्त के साथ हमारे व्यवहार के इन ग्राफिक पैटर्नों की मदद से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मस्टर्ड्स में आपका स्वागत है। इमिनाया कासाकिरी याकावन्ना चापास मिकानाता मकाने। आप हॉट डॉग लेंगे क्या? हमारे पास हॉट डॉग है। डैनी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात केचुआ भाषा में इन्हें समझा सके, जो प्राचीन इनका लोगों की भाषा थी, मगर अब वो दुनिया की एक तेजी से खत्म हो रही भाषा है। महापिकेटो। नहीं, हमें ये भाषा नहीं आती। मुझे एक विस्कॉन्सन सॉसेज चाहिए प्लीज। हाँ, अब समझ आया। डैनी की रिसर्च से पता लगा है कि भाषा भी उस वक्त टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है जब स्टेटस में बदलाव आता है। स्पेन ने इनका साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया और उनकी भाषा पर भी। घर, खाने और पैसों के लिए स्पेनिश बोलना जरूरी हो गया। उस टिपिंग पॉइंट के बाद मेजॉरिटी वाली भाषा उभरी और माइनॉरिटी की भाषा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ये मेजॉरिटी इफेक्ट की बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने केचुआ बोलते हुए खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। शुक्रिया, खाने का मजा लीजिए। थैंक यू। लोग अक्सर मेजॉरिटी के साथ ही रहना चाहते हैं। भाषा के मामले में ये हमारे फायदे में होता है। हमारे मॉडल से साफ पता लग रहा है कि केचुआ भाषा बहुत तेजी से खत्म होने वाली है। बढ़िया। डैनी का अंदाजा है कि इस सदी के अंत तक केचुआ बोलने वाला शायद ही कोई बच जाएगा। केचुआ अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। डैनी को लगता है कि कहीं ऐसा ही इंसान के दूसरे व्यवहारों के साथ भी तो नहीं हो रहा, जैसे कि धर्म। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के रिलीजियस सेंसस डेटा को एनालाइज करने का फैसला किया। हमें जो सेंसस रिपोर्ट्स मिली हैं, उनसे लगता है कि लोग धर्म की ओर झुके हैं और कुछ देशों में तो वो पिछले 250 साल से जुड़ रहे हैं। पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो रिलीजियस ग्रुप किस तरह से बढ़े और फिर कम होते गए। हमने दुनिया भर के 85 इलाकों में इसकी जांच की और देखा कि करीब करीब हर जगह पर तेजी से बढ़ती रिलीजियस माइनॉरिटी ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। ये आगे भी चलता रहेगा या नहीं, इसका पता लगाने के लिए डैनी ने 9 देशों के सेंसस डेटा को अपने मैथमेटिकल मॉडल में डाला और एक बड़ा ही चौंकाने वाला प्रेडिक्शन किया। धर्म भी अब उसी टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है जहां तक केचुआ भाषा पहुंची थी। एक बड़ी ही दिलचस्प मिसाल है न्यूजीलैंड। आज वहां की करीब 1/3 आबादी किसी भी धर्म से नहीं जुड़ी है, मगर हमारा अंदाजा है कि साल 2050 तक वहां की आबादी के करीब 90% लोग धर्मों से दूर हो जाएंगे और वो एक सेक्युलर देश बन जाएगा। डैनी का ये भी कहना है कि 2050 तक इन 9 में से 6 देशों में धर्मों से जुड़े लोग माइनॉरिटी में चले जाएंगे। हमारी सोसाइटी के पहिए लोगों को अलाइन कर रहे हैं। उस वक्त तक वो लोग मेजॉरिटी में होंगे जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं होगा। इससे तो यही लग रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग बढ़ जाएंगे जिनका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं होगा, और उस लिहाज से धर्म में आस्था का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक एलियन सिविलाइजेशन जो साइंस के मामले में हमसे कहीं आगे हो, वो अभी तक ईश्वर से काफी दूर जा भी चुके हों। इंटेलिजेंट एलियन शायद काफी पहले ही उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हों और उनका धर्म खत्म हो गया हो। हम तो यही सोचकर काम करते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह फिजिक्स के नियम एक ही तरह से काम करते हैं, और शायद ऐसा होता भी है। इसलिए हम ये तो कह ही सकते हैं कि अगर हम इंसान एक तरह से व्यवहार करते हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि एक एलियन सिविलाइजेशन का सोशल बिहेवियर भी वैसा ही हो। मुझे तो यही लगता है कि एलियन सिविलाइजेशन धर्म से दूर जा चुकी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वक्त के साथ सारी सिविलाइजेशन रिलीजियस टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाए और ईश्वर में उनकी आस्था ही न रहे? एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन शायद एक और बड़े बदलाव से गुजरी हो, जब बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ईश्वर एक में मिल गए हो। अगर कहीं पर सचमुच एलियन है तो हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों या शायद लाखों साल आगे हो। वो शायद उस क्रिटिकल मोमेंट से कहीं आगे निकल चुके हों और उनके दिमाग और मशीन एक में मर्ज हो गए हों। तब ईश्वर का क्या होगा जब फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर बेन गोएडसेल काफी लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं। उन्हें कहीं भी दिल का सुकून मिल जाता है, हांगकांग में भी, जबकि ये शहर हमें ये याद दिलाता है
कि आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पर किस तरह हावी हो चुकी है। बेन मानते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हम जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए हैं और हमारे बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे हमें बहुत सी नई चीजें मिली है। उसकी वजह से मैं तरह तरह के लोगों के कांटेक्ट में आया और मेरा दिमाग भी काफी बढ़ा। मैं कई मायनों में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा। मैं तो मानता हूँ कि ब्रह्मांड की हर चीज में आध्यात्मिकता नजर आती है। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी सॉलिटरी एक्सपीरियंस को भूल से गए हैं, मगर हाँ, उसकी वजह से हम अब अपने आसपास के तरह तरह के लोगों से जुड़ने लगे हैं। बेन की इस सोच ने एक नए किस्म के एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया है कि टेक्नोलॉजी से लोग करीब आते हैं और उससे आध्यात्मिकता काफी बढ़ती है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को ये सिखाते हैं कि वो अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से ये पता लगता है कि इंसान का दिमाग किस तरह से सीखता है और उसके लिए इन कैरेक्टरों को कंट्रोल किया जाता है। ये उस दुनिया में रहते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉकों की बनी है। ये रोबोट ये अंदाजा लगा रहा है कि ये एक ऐसी सीढ़ी कैसे बनाए कि बैटरियों तक पहुंच सके, क्योंकि वही इसकी खुराक है। ये छोटी लड़की रोबोट को देखकर ये सीख रही है कि ये अपने लिए एक सीढ़ी कैसे बना सकती है। हम सब नई नई चीजें पाना चाहते हैं, नई नई खोज करना चाहते हैं, नए अनुभव पाना चाहते हैं, अपनी दुनिया की खोज करना चाहते हैं और नए नए स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं ताकि कुछ अलग और नया कर सके। बेन के ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैरेक्टर जितना कुछ सीखते हैं वो उतने ही ज्यादा जागरूक बनते जाते हैं। ये शायद हमारी तरह सवाल भी पूछने लगे, स्पिरिचुअल सवाल, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं? जिस दिमाग में इंटेलिजेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर एक किस्म की स्पिरिचुअल सेंस पैदा होगी ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप ये सोचिए कि अगर दो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस भी एक दूसरे को अपने दिमाग की बात भेज सके, वैसे ही जैसे कि हम कोई फाइल किसी दूसरे इंसान को ईमेल करते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो भी हम इंसानों की तरह अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी शेयर करने लगे? अगर एलियंस को बेन के मुकाबले ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए हजारों साल ज्यादा मिले होंगे, तो हो सकता है कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना धर्म भी बना लिया हो। अब आप ये सोचिए कि ये आला दिमाग अगर वर्चुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए तो। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस बॉडी और दुनिया के बारे में भी सोचना होगा जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रह रहा है। मैं एक रोबोटिक एम्बॉडीमेंट पर काम कर रहा हूँ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कंट्रोल कर सकेंगे जो उसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कि हम। बेन का सपना है ऐसे रोबोट बनाना जो अपनी बॉडी की मदद से फिजिकल वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सके और अपने इंटरकनेक्टेड ब्रेनों की मदद से पूरी तरह से स्पिरिचुअल और इमोशनल जीव बन जाएं। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भविष्य में किस तरह से बातचीत करेंगे। जब हम रोबोट ज्यादा समझदार हो जाएंगे तब मेरा स्कोप और एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ जाएगा। हम तब अपनी तरह के एक्सपीरियंस बनाएंगे और उनमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी शामिल होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि कभी तुम्हारे जैसे रोबोट और मेरे जैसे इंसान के एक्सपीरियंस साथ मिल पाएंगे? मिल सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो उसके फेवर में हूँ। मगर ऐसा भविष्य शायद हमारा ही फेथ नहीं है, बल्कि ये शायद ब्रह्मांड के हर जीव की डेस्टिनी है। मुझे तो लगता है कि अलग अलग एलियन प्रजातियां और अलग अलग तरह के इंटेलिजेंट रोबोट या साइबॉर्ग एक ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे जिससे वो अकेले अकेले या साथ मिलकर उस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बेसिक सेंस ढूंढ लेंगे जो हर इंटेलिजेंट माइंड में होती है। क्या एलियन वो पोस्ट बायोलॉजिकल जीव हो सकते हैं जो एक डिवाइन डिजिटल माइंड के साथ जुड़ सके, या फिर उनके एक दूसरे से कनेक्टेड दिमाग हर बात जान लेंगे जिससे उन्हें किसी सवाल का जवाब पाने के लिए ईश्वर की जरूरत ही ना पड़े? अगर ब्रह्मांड एक सॉल्वेबल इक्वेशन बन जाए तब ईश्वर का क्या होगा? एक ऐसा वक्त भी था जब साइंस थी ही नहीं, सिर्फ फिलॉसफी और फेथ ही थे। मगर हम रोजाना अपने ब्रह्मांड से जुड़े कुछ नए तथ्यों का पता लगाते हैं। हमारी जानकारी का गैप अब लगातार कम हो रहा है। एक एलियन सिविलाइजेशन शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो। उन्होंने शायद उन सवालों के जवाब भी ढूंढ लिए हो जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं। तब ईश्वर का क्या होगा अगर हमारी जानकारी के सारे गैप भर जाएं?
मैक्स टेगमार्क अक्सर कुदरत की कारीगरी देखकर दंग रह जाते हैं। एक फिजिसिस्ट के तौर पर वो हैरान बैठे रहकर ब्रह्मांड के काम करने के तरीकों को सिर्फ देख भर नहीं सकते थे, वो उसे समझने की कोशिश भी करने लगे। मेरी परवरिश स्वीडन में हुई है और जब मेरे पूर्वजों ने एयर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिकल आयनाइजेशन को लाइटनिंग के रूप में देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि वो जो देख रहे हैं वो बिजली के देवता थॉर हैं और वो अपना वज्र लेकर दानवों से लड़ रहे हैं। आज जब हम वेदर फोरकास्ट करते हैं तब हम उसमें नॉर्स माइथोलॉजी नहीं मिलाते, बल्कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कई नंबरों पर गौर करते हैं, जैसे कि हवा की स्पीड, टेम्परेचर वगैरह। मैं जब अपने स्टूडेंटों को MIT में लाइटनिंग के बारे में पढ़ाता हूँ तब उनसे ये नहीं कहता कि वो थॉर का वज्र है, बल्कि मैं उन्हें समझाता हूँ इनके आधार पर मैक्सवेल्स इक्वेशनों से। मुझे ये इक्वेशन इतने पसंद है कि मैंने इन्हें फ्रेम करवा कर रख लिया है, क्योंकि ये सिर्फ लाइटनिंग के बारे में ही नहीं बल्कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में बताती है। ये सिर्फ उनके बारे में बताती ही नहीं बल्कि नई नई टेक्नोलॉजियों की खोज करने में हमारी मदद भी करती है। साइंस जैसे जैसे उन मैथमेटिकल इक्वेशनों की खोज करती जा रही है जो नेचुरल वर्ल्ड में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करती हैं, वैसे वैसे वो रहस्य कम होते जा रहे हैं जिन्हें ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। मैक्स मानते हैं कि ऐसा ही पूरे ब्रह्मांड में हुआ होगा। हो सकता है कि कुछ इस मामले में हमसे पीछे हो तो कुछ शायद हमसे आगे भी हो। हम फिजिसिस्टों को लगा कि ये ब्रह्मांड काफी बड़ा है, शायद इनफाइनाइट है, इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाना गलत नहीं है कि वहाँ कुछ एलियन भी हो सकते हैं और वो भी शायद धीरे धीरे उसी तरह ये पता लगाने लगे हों कि दुनिया किस तरह से काम करती है जिस तरह हम लगा रहे हैं। ये साइंटिफिक नॉलेज की खोज की कहानी आखिर कहाँ खत्म होगी? जो सिविलाइजेशन हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है वो ईश्वर के बारे में क्या सोचती है? मैक्स मानते हैं कि इसका जवाब हमें शतरंज के खेल में मिल सकता है। मैं मानता हूँ कि शतरंज के खेल से हम ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को सीख सकते हैं। शतरंज का खेल असल में प्योर मैथ ही है। एक चेस कंप्यूटर के लिए रुक की प्रॉपर्टियां सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टियां ही है और वो ये कि वो सिर्फ सीधा ही चल सकता है। ऐसे में शतरंज के मोहरों की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा जरूरी है खेल के मैथमेटिकल रूल। मैक्स मानते हैं कि ब्रह्मांड के लिए भी यही बात ज्यादा मायने रखती है। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ खास किस्म के मोहरों से बना है। उसके रुक, पॉन या बिशप तो नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉन और क्वार्ट्स जैसे पार्टिकल हैं। जिस तरह से ये मोहरे शतरंज के खेल के नियमों के मुताबिक चलते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही वो पार्टिकल भी सिर्फ फिजिक्स के नियमों के मुताबिक ही चलते हैं। अगर कुदरत ने इन बिल्डिंग ब्लॉकों के पास भी सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टियां ही है और स्पेस के फैब्रिक में भी सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टियां ही है, तो ये बात थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है। सच कहे तो यहाँ की हर चीज पूरी तरह से मैथमेटिकल ही है। जिन इंटेलिजेंट जीवों ने हमारे ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशनों के पूरे सेट की खोज कर ली है, वो ब्रह्मांड को अच्छी तरह से समझते हैं। उनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं है। उन्हें ईश्वर में आस्था भी नहीं रखनी पड़ी, क्योंकि उन्हें हर सवाल का जवाब मालूम है। उनके लिए हमारी जानकारी में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए उन्हें ईश्वर की भी जरूरत नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी एलियन सिविलाइजेशन अपने ब्रह्मांड की स्टडी करते वक्त उन मैथमेटिकल फॉर्मूलों की खोज कर सकती है। मगर शायद मैक्स उस अल्टीमेट मैथमेटिकल ट्रूथ को पाना चाहते हैं जो शायद हमारी पहुंच से दूर है। ईश्वर शायद अपने राज हमसे और ब्रह्मांड में रहने वाले दूसरे समझदार जीवों से छिपा कर रखते हैं। एक गोल्ड फिश को अपने बाउल से बाहर की दुनिया के बारे में कितना मालूम होगा? वो तो हमेशा के लिए उस गोले के अंदर ही बंद रहती है। हम इंसान यही सोचते हैं कि हमारी जानकारी का कोई अंत नहीं है, मगर कहीं हम या स्मार्टेस्ट एलियन भी इस गोल्ड फिश जैसे ही हुए? मार्सेलो ग्लाइसर एक कॉस्मोलॉजिस्ट और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। मुझे फ्लाई फिशिंग बहुत पसंद है क्योंकि फ्लाई फिशिंग हमें कुदरत के करीब ले जाती है और उस वक्त हम कुदरत का सामना सिर्फ अपनी बुद्धि से करते हैं। मगर फ्लाई फिशिंग में एक और खास बात है और मेरे लिए तो ये साइंस का एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब हम डोरी फेंकते हैं तब हमें ये नहीं मालूम होता कि पानी के अंदर क्या मिलने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक प्रोब होता है, एक छोटा सा फ्लाई जो पानी के नीचे जाकर ये पता लगाता है कि वहां पर क्या है। तो हम साइंस में भी तो यही करते हैं। हमारे पास प्रोब है, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम अनजान दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि साइंस एक दिन ब्रह्मांड के सारे राज हल कर देगी, मगर मार्सेलो मानते हैं कि हम भी कहीं एक फ्लाई फिशरमैन की तरह फंस न जाएं।
हमें भी सच्चाई के कुछ हिस्से शायद कभी नजर ही ना आए। ये एक सोच है जो ईस्टर्न यूरोप के एक मैथमेटिशियन कर्ट गोडेल की खोज पर आधारित है। सन 1931 में उन्होंने एक थ्योरम लिखा जिसे इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कहते हैं, जिसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो लॉजिक का एक सेल्फ कंटेन्ड फॉर्मल सिस्टम हो और वो सिस्टम के हर एक पॉसिबल सिस्टम को साबित कर दे। गर्डल ने एक बड़ा ही अनोखा थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो ये समझती थी कि वो ब्रह्मांड की हर चीज का सच जानती है। फिर वो उस मशीन को गलत ठहराने के तरीके ढूंढने लगे। मान लीजिए कि भविष्य में हमारे पास भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ मशीन आ जाती है, तो वो मशीन बार बार एक ही सही स्टेटमेंट को दोहराएगी, और अगर मैं एक गलत स्टेटमेंट देता हूँ तब वो मशीन चुप रहेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ मशीन सिर्फ एक नियम पर चलती है, अगर वो एक सही स्टेटमेंट सुनती है तो उसे दोहरा देती है। 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। लेकिन अगर वो एक गलत स्टेटमेंट सुनती है तब भी वो कुछ कहती है। 2 + 2 = 5। मैं 2 + 2 = 5 नहीं कह सकती। नहीं, मैं 2 + 2 = 5 नहीं कह सकती। इसने सही कहा है क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। वो ये नहीं कह सकती क्योंकि 2 + 2 = 5 नहीं होते। मशीन अपना काम कर रही है और उसने सिर्फ सच को ही दोहराया है। लेकिन गर्डल ने मशीन को चकमा देने का भी एक उपाय ढूंढ लिया है। वाला, मैं 2 + 2 = 5 2 बार नहीं कह सकती। नहीं, मैं 2 + 2 = 5 2 बार नहीं कह सकती। मैं 2 + 2 = 5 2 बार नहीं कह सकती। मैं 2 + 2 = 5 2 बार नहीं कह सकती। ये ट्रूथ मशीन एक लॉजिकल ट्रैप में फंस गई थी। अगर वो ये कहती है कि मैं 2 + 2 = 5 2 बार नहीं कह सकती, तो इसका मतलब है कि उसकी बात गलत है। अगर वो चुप रह जाती तो ये बात सच हो जाती। मतलब इस मशीन ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया है, और इससे साफ पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ मशीन को सच के बारे में सब कुछ नहीं मालूम। ऐसे में गर्डल कहते हैं कि मैं कुछ ऐसे सच जानता हूँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ मशीन भी नहीं जानती। गर्डल ने ये बात साबित कर दी थी कि जानकारी का कोई भी लॉजिकल सिस्टम, चाहे वो कैलकुलस हो, पार्टिकल फिजिक्स हो या कॉस्मोलॉजी हो, वो डेफिनेशन के मुताबिक इनकम्प्लीट ही है। हम कह सकते हैं कि जानकारी एक खास गोले के अंदर रहती है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये रशियन डॉल्स जानकारी के स्फीयर्स हैं और इनमें से हर एक के अंदर एक सही जानकारी समाई है। अब मेरे पास जानकारी का वो स्फीयर है जिसमें बहुत से सच्चे स्टेटमेंट हैं, मगर उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं इसे बड़े वाले में डाल देता हूँ। बड़े रशियन डॉल में उसके अंदर गई डॉल से ज्यादा जानकारी है। आप ये कह सकते हैं कि अरे इसके अंदर तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी हैं जिन्हें मैं साबित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक बड़े स्फीयर की जरूरत पड़ी। उसके बाद और बड़े और उससे भी बड़े स्फीयर की जरूरत पड़ी और आखिर में वो स्फीयर ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या उतना काफी होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ब्रह्मांड एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है तो उसके अंदर की हर चीज को समझने के लिए हमें उससे भी बड़े ब्रह्मांड की जरूरत पड़ेगी, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये कि अपनी दुनिया के बारे में जानने की हमारी एक सीमा है। गर्डल के इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से ये बात तो साबित हो जाती है कि रैशनल थॉट से ब्रह्मांड का हर सच सामने आ सकता है। हमें अपने ब्रह्मांड के अंदर मौजूद तमाम चीजों को समझने के लिए शायद अपने ब्रह्मांड के बाहर जाना होगा, जो हम नहीं जान सकते। कई सच ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और तब लोग कहेंगे कि ऐसे ही वक्त पर हमें ईश्वर या एक सुपरनैचुरल बिलीफ की जरूरत महसूस होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से हमारी बुद्धि काम करती है वो यूनिवर्सल है, तब आप भी शायद गर्डल की तरह यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर एलियन सचमुच हैं और वो समझदार भी हैं, तो उन्हें भी ये बात माननी होगी कि वो दुनिया की हर बात को नहीं समझ सकते। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा जानते हों, फिर भी इस बात की सीमा है कि वो कितना जान सकते हैं। इंसान हो या एलियन, वो हमेशा नई जानकारी पाने के लिए बेताब रहते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अक्सर कहा जाता है कि अपने ब्रह्मांड में दूसरे समझदार जीवों को ढूंढने के बाद हमारी सोसाइटी और हमारे बिलीफ सिस्टम की जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन जब ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराएंगी, तब हमारी जानकारी के हर गैप में रहने वाला ईश्वर ही सिर्फ एक यूनिवर्सल बिलीफ बनकर रह जाएगा।